नमस्ते, आपका स्वागत है आज के एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की तैयारी के इस महत्वपूर्ण सत्र में। आज 22 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट में पूछे गए जी के जीएस से संबंधित 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पिछले वर्ष के इन प्रश्नों को हल करके अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? आपका सही जवाब होता है ऑप्शन ए आर्टिकल 51 ए अनुच्छेद 51 का। संविधान का अनुच्छेद 51 का भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। देखिए 51 का के अनुसार संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। देखिए ये अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में शामिल है, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर था और इस संशोधन के दौरान संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो यहाँ से वर्तमान में संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित है कि राष्ट्रीय ध्वज के अनादर को रोकने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 नाम का एक विशिष्ट कानून भी लागू किया गया है, जिसके तहत ऐसे कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अभी आपने मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51 का आर्टिकल 51 ए को पढ़ा। अब बाकी बच्चे इन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आर्टिकल को भी पढ़ेंगे। तो जिसमें दिया गया है आर्टिकल 51 ए में बी से 51 ए के बी में दिया गया आर्टिकल 51 ए के बी में बताया गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोना। तो वहीं आर्टिकल 51 ए सी के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। आर्टिकल 51 ए डी के अनुसार देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ये सभी आर्टिकल मौलिक कर्तव्य से संबंधित थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी रतन टाटा को अगस्त 2023 में पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम पीएम प्रणाम योजना 2023 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है, देखिए पीएम प्रणाम योजना का पूरा ही नाम है धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण, सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर होता है ऑप्शन सी वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। देखिए यह केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मुख्य फोकस कृषि और पर्यावरण के संतुलन पर है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करके मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। किस नदी के अब सूखे रास्ते के किनारे पुराना शहर हड़प्पा बनाया गया था? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी रावी नदी के तट पर। देखिए प्राचीन शहर हड़प्पा का निर्माण रावी नदी के तट पर हुआ था। यह शहर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है और वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा का प्राचीन स्थल वर्तमान में रावी नदी के पुराने सूखे, जो कि अब मुख्य धारा से दूर है, पर स्थित है, लेकिन अपने उत्कर्ष काल में यह शहर रावी नदी के तट पर फला फूला था। किसी खास ग्रुप में हर आदमी, औरत और बच्चे की औसत इनकम बताने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें ग्रुप क्वार्टर में रहने वाले लोग भी शामिल होते हैं? तो पहले तो ये जानते हैं कि इस सभी किसी खास ग्रुप यानी किसी खास समूह में जितने भी लोग होते हैं, इनकी औसत इनकम बताने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रति व्यक्ति आय का। इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है प्रति व्यक्ति आय का। देखिए इसकी जो मुख्य बात है वह है कि किसी क्षेत्र, देश, यहाँ तक कि किसी खास ग्रुप में रहने वाले हर व्यक्ति, जिसमें आदमी, औरत, बच्चे, इन सब की औसत कमाई की बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र में इस शब्द को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय एक बेहतरीन पैमाना है जो बताता है कि किसी क्षेत्र के लोग औसतन कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं। इसे सूत्र से देखे जाए तो इसे निकालने के लिए आपको उस ग्रुप की कुल आय, टोटल इनकम और उस ग्रुप की कुल जनसंख्या,
टोटल पॉपुलेशन से भाग देना पड़ेगा। इसके बाद बाकी दिए गए विकल्प में है पर हेडेड इनकम, यह प्रति व्यक्ति आय का ही अंग्रेजी अनुवाद है। जीडीपी, यह किसी देश की सीमाओं के भीतर एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। यह औसत इनकम नहीं बताता। अब चलिए हम लोग भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास समझते हैं। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। एफ शीर्ष के ने वर्ष 1911 में एक रिपोर्ट दी जिसमें उनकी प्रति व्यक्ति आय रुपए 49 बताया गया। तो फिर स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति, जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, डॉक्टर आर गाडविल तथा वी के आर भी इसी समिति के सदस्य थे। और इस समिति की जो पहली रिपोर्ट थी 1951 में प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय 8,700 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 225 रुपए थी। भारत की राष्ट्रीय आय 8,700 करोड़ रुपए थी। तो यह था भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास। कथक डांस को किसका कॉम्बिनेशन माना जाता है? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, म्यूजिक, डांस और नरेटिव। यानी कि म्यूजिक होता है, डांस भी होता है, नरेटिव यानी कथा भी होता है कथक डांस में। पंडित रविशंकर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो सही जवाब होता है ऑप्शन सी, सितार वाद्य यंत्र पंडित रविशंकर बजाते हैं। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान सितार वादक और संगीतज्ञ थे, जिन्होंने सितार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनमें से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रीट नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, जूस सोली। देखिए, इसका सही उत्तर तो है जूस सोली। जूस सोली यह भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली रीट नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली 5 प्रकार की रीट होती है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या निषेध, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा। जूस सोली यह एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है मिट्टी का अधिकार, और यह नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है जिसके तहत किसी राज्य के क्षेत्र में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीयता या नागरिकता का अधिकार मिलता है। यह एक कानूनी सिद्धांत है, यह न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली कोई रीट है। राधा श्रीधर इनमें से किस क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई हैं? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। राधा श्रीधर यह भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं और यह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इन्हें वर्ष 2018 में भरतनाट्यम के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो आपका सही जवाब होता है साइमन कमीशन। आपका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, 1928 में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में बम्बई कहें या मुंबई कहें आया। इसका गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1987 में भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए किया गया था और इस कमीशन का पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रसिद्ध नारा साइमन वापस जाओ भी गूंजा था। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी का अनुपात गरीबी अनुपात या क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, हेड काउंट अनुपात। देखिए, गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को अनुपात गरीबी अनुपात कहा जाता है या फिर गरीबी दर या हेड काउंट रेशियो एससीआर कहा जाता है। यह अनुपात यह बताता है कि किसी देश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह किसी क्षेत्र में गरीबी के स्तर को मापने का सबसे सामान्य तरीका है। गुरु पर्व इनमें से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है गुरु पर्व। भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा कौन सा खेल खेलती हैं? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, क्रिकेट का खेल खेलती हैं भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा। यह भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और सदस्य रही हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब यह कमेंटर के रूप में भी सक्रिय हैं।
किस मुख्यमंत्री ने 2023 में पुराने मराठा कुणाबियों को कुणबी सर्टिफिकेट जारी करने के बारे में घोषणा की है? तो यह किया है ऑप्शन सी एकनाथ शिंदे ने। घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की थी। उन्होंने 2023 में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग के बीच उन पुराने मराठा कुणाबियों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की घोषणा की थी, जिनके पास निजाम काल के दस्तावेजी रिकॉर्ड थे और उन्हें कुणबी के रूप में दर्शाते हैं। जिसमें कुणबी महाराष्ट्र में एक कृषि से जुड़ा समुदाय होता है, जिन्हें कुणबी कहा जाता है। यह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण प्राप्त होता है इन्हें। इस निर्णय का उद्देश्य क्या था? तो मराठा समुदाय के उन सदस्यों को ओबीसी आरक्षण का लाभ देना था जिनके पास ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संदीप शिंदे की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया था। फीफा U17 वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने होस्ट किया? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन डी इंडोनेशिया ने। देखिए फीफा अंडर 17 विश्व कप यह 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया ने की थी। आयोजन की अवधि थी 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक। विजेता टीम थी जर्मनी और उपविजेता टीम थी फ्रांस। रुक्मणी देवी को सबसे मशहूर कलाकारों में से एक माना जाता है। तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन ए भरतनाट्यम में नाट्यम की मशहूर कलाकारों में माना जाता है। इनमें से कौन एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है जिन्होंने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन में अहम रोल निभाया? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी एमएस स्वामीनाथन। देखिए यह श्रेय मुख्य रूप से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएससी स्वामीनाथन को माना जाता है। इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उच्च उपज वाली सोयाबीन की उनकी जो फसल थी 1960 के दशक के मध्य मेक्सिको के नार्मर बोरलोग, जिसमें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, साथ मिलकर टुकड़े और चावल की अधिक उपज वाली किस्मों को भारत में बनाया, अनुकूलित किया और बड़े पैमाने पर लागू करने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। राष्ट्रीय किसान आयोग वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना भी की गई, जिसमें किसानों के कल्याण और कृषि सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि स्वामीनाथन फार्मूला दिए गए थे। गैस का द्रव में बदले बिना ठोस में प्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाता है। तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन बी निक्षेपण कहलाता है। देखिए ठोस प्रक्रिया को निक्षेपण जमाव या कभी कभी ऊर्ध्वपातन का विपरीत कहा जाता है। निक्षेपण क्या है? तो निक्षेपण एक थर्मोतरल पदार्थ प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ गैस सतह से सीधे ठोस अवस्था में रूपांतरित होता है और बिना तरल पदार्थ तरल अवस्था से गुजर जाता है। और यह ऊर्ध्वपातन जिसमें ठोस सीधे गैसों में परिवर्तन होता है और इसके विपरीत प्रक्रिया करता है। एक फुटबॉल मैच में 2 टीमों द्वारा खेला जाता है और हर टीम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य होते हैं? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन ए 11 खिलाड़ी होते हैं। देखिए एक फुटबॉल मैच 2 टीमों द्वारा खेला जाता है जिसके प्रत्येक मैदान पर अधिकतम 11 खिलाड़ी होते हैं। इन 11 खिलाड़ियों में एक गोलकीपर भी शामिल होना अनिवार्य होता है। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि किसी भी टीम में 7 से कम खिलाड़ी होने पर मैच शुरू या जारी नहीं किया जा सकता। टीम सब्स्टिट्यूट का उपयोग कर सकती है, लेकिन मैदान पर एक समय में अधिकतम 11 खिलाड़ी ही हो सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किसका सेक्स रेशियो सबसे कम था? तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन डी राजस्थान का। देखिए सेक्स रेशियो यह बाल लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष की तुलना की है 2011 जनगणना की रिपोर्ट है, जिसमें प्रति 1000 बालक पर बालिकाओं की संख्या को दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद बालिकाओं की स्थिति क्या थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राज्य का लिंगानुपात है जिसमें तमिलनाडु का सबसे ऊपर है, आंध्र प्रदेश 939 पे है, मध्य प्रदेश 918 पे है और राजस्थान जिसका लिंगानुपात सबसे कम है 888 है। तो इस तरह से पूरे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में हरियाणा का बाल लिंगानुपात 834 था जो कि सबसे कम था, परंतु हमारे सामने दिए गए विकल्प ने राजस्थान सबसे नीचे है। इस तरह से बाल लिंगानुपात 888 का आंकड़ा सामान्य लिंगानुपात की तुलना में काफ़ी कम है, जो इस आयु वर्ग में बालिकाओं की चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। वैसे फ्रेंड्स यह पहली शिफ्ट के कुल 20 क्वेश्चन है। अब इसकी आगे आने वाली वीडियो में सेकेंड शिफ्ट के 20 क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे।